सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय जो है वो सत्ता का सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक मुद्दे हैं। द कंसेप्चुअल एंड द थ्योरेटिकल इश्यूज ऑफ पावर। सो इसको शुरू करने से पहले हम पहले थोड़ा इसको समाज को भी समझने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो सत्ता है वो समाज में ही एग्जिस्ट करती है, समाज में ही उपस्थित होती है। तो समाज संबंधों का जाल है और ये अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। समाज इन्हीं सबसे समाज बनता है और सोसाइटी बनती है। तो जब ये संबंध बनते हैं तो ये किसी न किसी रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने से ही बनते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समूह के बीच में। तो ये जो समूह है या व्यक्ति है जो कि प्रभावित हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, और उसके प्रभाव से जो व्यक्ति है उसका व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उसमें उसको वो नियंत्रित करता है, उससे वो अपना काम करवाता है। तो ये सारी चीज़ें समाज में होती हैं। और हम जब सत्ता की बात करते हैं तो ये जो प्रभाव है उसका, जो इन्फ्लुएंस है उसका, जो उसकी प्रभावित करने की क्षमता है, वही एक रूप में सत्ता कहलाती है। तो सत्ता एक तरीके से व्यक्ति द्वारा व्यक्ति पर प्रभावित करना, व्यक्ति और समूह को प्रभावित करना, उसके व्यवहार को प्रभावित करना, उसको नियंत्रित करना और उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना ही सत्ता है। तो सत्ता एक प्रकार से क्षमता है। सत्ता जो है वो सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि ये संबंधों के बीच में है, ये अंतःक्रियाओं के बीच में हमें देखने को मिलता है समाज में। तो ये लगभग सभी समाजों में ये उपस्थित रहता है। हम हर समाज में हम सत्ता की जो संभावना है उसको देखते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है, ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने और समाज वैज्ञानिकों ने इसको एक महत्वपूर्ण विषय माना और समाजशास्त्र में इसको अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। समाजशास्त्र में ये जो सामाजिक व्यवस्था है, सत्ता उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सत्ता को हम अपने आस पड़ोस में, अपने हम राज्य में, अपने राष्ट्र में, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, हम उनके संबंधों के बीच में हम इसको देखते हैं। सत्ता हर जगह विद्यमान होती है और इसको हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हैं, चाहे वो आपसी संबंध हो, चाहे वो पास पड़ोस के संबंध हो, चाहे वो राज्य हो और राष्ट्रों के बीच के जो संबंध हैं, उसमें भी कहीं न कहीं सत्ता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और आज जो अगर हम युद्ध देखते हैं या जो राजनीतिक विभेद या एक मत देखते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं सत्ता एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब सत्ता या पावर को अगर हमें समझना है तो क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि ये एक तरीके की योग्यता, क्षमता, पोटेंशियल या एबिलिटी है व्यक्ति की, जो दूसरे व्यक्ति या समूह पे को प्रभावित करता है, उस समूह या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाता है। तो इस प्रकार से जो ये क्षमता है वो 2 तरीके की हो सकती है। ये क्षमता व्यक्ति की शारीरिक बल भी हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक बल के द्वारा भी बहुत सारे कार्य करे और करवाए जाते हैं या नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये शारीरिक बल भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये ज्ञान, लोगों का अनुभव या उनकी विशेषज्ञता, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं सत्ता के। तो अब सत्ता जो है वो क्योंकि लोगों के बीच में होती है, संबंधों के बीच में होती है, अंतःक्रियाओं के बीच में होती है, तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। एक तो अधीनता का, यानी सबऑर्डिनेशन का, वहीं दूसरी तरफ अधिकार का या सुपरऑर्डिनेशन का। अभी हम बिल्कुल इसको एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अधीनता का जो संबंध है वो कहीं न कहीं आज्ञा पालन का है। वहीं अधिकार का जो संबंध है वो आज्ञा आदेश देने का है या इस तरीके के अधिकार हैं। तो हम सत्ता को इन संबंधों से भी जोड़ सकते हैं, अधीनता और अधिकार से। अब जब हम सत्ता की संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो क्योंकि संबंधों की बात है, अंतःक्रियाओं की बात है,
सत्ता क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, या व्यक्ति से समाज के ऊपर या समूह के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि ये क्षमता और योग्यता है एक तरीके की, वो भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने की। तो अगर कभी व्यक्ति जो प्रभावित कर रहा है या जो शक्तिशाली है, वो जो प्रभावित करता है और उसकी बात नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पर दंड की स्थिति भी आती है। तो यहाँ पर सत्ता के साथ कहीं न कहीं दंड भी जुड़ा हुआ है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति कार्य करता है या उससे प्रभावित होता है। अगली बात ये है कि क्योंकि सत्ता अधीनता और अधिकार जैसे संबंधों की बात करती है, तो यहाँ पर हम विषमता की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर हम एसिमेट्री देखते हैं, क्योंकि अधीनता में कहीं न कहीं आज्ञा पालन की स्थितियाँ हैं, वहीं अधिकार में आदेश देने की स्थिति है। तो यहाँ पर एक विषमता हमें समाज में, संबंधों में, स्थितियों में देखने को मिलती है। अब सत्ता जो है वो संबंधित होती है कुछ सीमित साधनों से। ये साधन क्या है? ये साधन है वो फाइनेंस है, वित्त है, उत्पादन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या वितरण है, साधनों का वितरण है। ये सारी चीजें जो हैं ये सीमित साधन हैं, और इन पर जिनका भी नियंत्रण होता है, ये माना गया कि इन पर जिनका भी नियंत्रण है वो सत्ता के समीप होते हैं, या उनके पास सत्ता होती है, या वो सत्ताशाली होते हैं। तो ये हम सभी अपने आस पड़ोस या समाज में देख सकते हैं कि जहाँ पे भी सीमित साधन हैं, जहाँ पे भी जिनका भी साधनों के ऊपर नियंत्रण होता है, वे सत्ता पे रहते हैं, सत्ता काबिज करते हैं और उसको सत्ताशाली होते हैं। तो ये भी एक संबंध हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी हमने दंड की बात की थी, तो अगला ये लक्षण ही है, ये महत्वपूर्ण है, जो कि जो दंड है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सत्ता का। आज्ञा का पालन करवाना, कार्य करवाना, आदेश न मानने पर और इन आदेश को न मानने पर हम जो सत्ताशाली व्यक्ति है वो दंड का प्रयोग करता है अपनी कार्यों को मनवाने के लिए। और इसीलिए लुई कोजर ने अपनी किताब द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में 1956 में उन्होंने कहा कि अगर विरोध के बावजूद कोई अपनी इच्छा को थोपता है तो वो सत्ता है, और साथ ही कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्रभुत्व से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से कोजर ने अपने विचार इस विषय में व्यक्त किए। वेबर ने कहा, जो कि एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि द थ्योरी ऑफ, अपनी जो किताब है उनकी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उन्होंने सत्ता के संदर्भ में बात की, और उसमें उन्होंने सत्ता को परंपरागत सत्ता या समाज से जोड़ा, और साथ ही साथ रैशनल लीगल सोसाइटी से या तर्क संगत समाज से या वैध समाज से जोड़ करके बात की है। तो यहाँ पे अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वेबर ने सत्ता को इन रेफरेंसेस में बात किया है। पार्सन्स ने भी सत्ता की संकल्पना को सामाजिक सुविधा के संदर्भ में कहा है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कारण है कि कुछ लोगों के पास ही सत्ता होती है और कुछ लोगों के पास नहीं होती। वहीं कुछ लोग आज्ञा देते हैं और कुछ आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऐसा क्यों है और ये क्या है इसके कारण, तो इस पे भी हम बात करते हैं। तो ये माना जाता है कि ये भी माना जाता है कि जो मजबूत व्यक्ति है वो उसके पास सत्ता होती है और वो आज्ञा देने की स्थिति में होता है। वहीं जो कमजोर व्यक्ति है वो उसके पास सत्ता नहीं होती और वो आदेश का पालन करता है। तो ये सब स्थितियां क्यों हैं, इन्हीं को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है संसाधनों में असमानता का होना। जब संसाधन जो हैं, जो रिसोर्सेस हैं, वो असमान डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा, हर एक के पास उपलब्ध नहीं होगा, तो उस संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो स्थितियां आएंगी उसी के कारण सत्ता की स्थिति आती है, और हर कोई व्यक्ति सत्ता के जितना ज्यादा करीब या सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। इसी के साथ एक बात और आती है, क्योंकि सत्ता के साथ असमानता जुड़ी है, उसी के साथ आज्ञा पालन जुड़ा है। ये आज्ञा पालन चाहे तो डर की वजह से होता है, या लाभ प्राप्त करने की वजह से होता है, या किसी निष्ठा के कारण हो सकता है। तो इस तरीके से इन विभिन्न विचारों के द्वारा सत्ता को एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित करने की बात की गई थी।
अब जब हम सत्ता को समझ रहे हैं, शक्ति को समझ रहे हैं, पावर को इन आधारों पे समझ रहे हैं, तो हमें कुछ धारणाओं को और समझना पड़ेगा जो काफ़ी पास में हैं इन सत्ता की अवधारणा के, लेकिन उसमें एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस भी है, तो उनको समझने की आवश्यकता है। तो सत्ता किस चीज़ से जुड़ा है? अधिकार से। तो हम सत्ता को कैसे समझते हैं अधिकार के संदर्भ में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्ता क्योंकि शक्ति है एक तरीके की, ये एक तरीके से अनौपचारिक इनफॉर्मल स्टेट में होती है। जब इसमें वैधता या लेजिटिमेसी आ जाती है, जस्टिफिकेशन या तार्किकता, रैशनैलिटी आ जाती है, तब इसमें हम इसको एक अधिकार के रूप में या हम इसको एक अधिकार या राइट मान लेते हैं। जहाँ पर भी ये लेजिटिमेसी वैधता आती है, वहाँ पे हम इसको अधिकार के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पे स्वेच्छा से आज्ञा पालन की स्थिति हो जाती है, और यहाँ पर जब स्वेच्छा से जब पालन की स्थिति होती है तो अधिकार की स्थिति भी आ जाती है, और साथ ही आदेश, नियंत्रण, ये सब चीजें आती हैं। और ये सब तब होता है जब ये एक औपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे फिर नियम कानून आ जाते हैं, ये औपचारिक संगठन हो जाता है, इसमें आदेश नियंत्रण के सबके नियम होते हैं, और इसको अधिकार के द्वारा व्यक्ति दूसरे पर लागू करता है। तो इस तरीके से ये एक जो सत्ता का दूसरा रूप है, जो कि वैध होता है, जो जस्टिफाइड होता है, वो जो है अधिकार है। वही जब ये अनौपचारिक रूप में होता है, एक शक्ति के रूप में होता है, तब ये एक पावर है या सत्ता है। तो इस तरीके से अधिकार और सत्ता में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये जुड़े हुए पक्ष हैं, दोनों एक दूसरे पर से संबंधित हैं। इसके अलावा एक अगली धारणा है जिसको कि सत्ता और प्रतिष्ठा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सत्ता जब काम करती है तो वो व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति समूह या समूह समूह के बीच में उपस्थित होती है सत्ता। तो ये रॉस ने भी 1916 में कहा है कि सत्ता जो है वो पूरी तरह प्रतिष्ठा से जुड़ी है। जिसकी सत्ता होगी उसकी प्रतिष्ठा होगी। यानी कि प्रतिष्ठा जो है वो एक तरीके से सत्ता जो है उसका स्रोत है प्रतिष्ठा। जिसके पास सत्ता है उसकी प्रतिष्ठा होगी। जितनी अधिक प्रतिष्ठा होगी उतनी ही वो व्यक्ति शक्तिशाली भी हो सकता है। पर यहाँ पर एक बात और कही गई कि जो सत्ता है उसके साथ प्रतिष्ठा तो जुड़ी है, पर कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रतिष्ठा जिस व्यक्ति के पास है, जिसके पास अधिक प्रतिष्ठा है, उसके पास सत्ता हो ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि सत्ता जो है उसके साथ प्रतिष्ठा जुड़ी है, लेकिन प्रतिष्ठा जिसके पास है उसके पास सत्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये अगली धारणा थी। अगली धारणा है सत्ता और प्रभाव। क्योंकि हमने बात की कि सत्ता कहीं ना कहीं प्रभाव या इन्फ्लुएंस या एक वो क्षमता भी है, तो ये किस तरीके से जुड़ी है, हालांकि इसमें भी एक अंतर है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। तो सत्ता के साथ आज्ञा पालन, अधीनता, लक्षित नियंत्रण, ये सब जुड़े हुए हैं, और अगर इनको नहीं माना जाता है तो यहाँ पे दंड का भी प्रावधान है। दंड भी इससे संबंधित होता है सत्ता से। वहीं पर जो प्रभाव है, जब हम सिर्फ प्रभाव की बात करें, हम सत्ता के प्रभाव की बात करें तो एक अलग है, लेकिन सिर्फ हम प्रभाव की जब बात करते हैं तो प्रभाव जो है विश्वास पर आधारित होता है, इसमें दंड का स्थान नहीं होता है और कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। जबकि सत्ता में प्रतिबंध होते हैं, सैंक्शंस भी होते हैं या नियम कानून भी होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं सत्ता और प्रभाव एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री हैं वो सत्ताशाली भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। ये दोनों ही चीजें वहां पर जुड़ी हैं। तो इस उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। अगली धारणा जो है वो है सत्ता और प्रभुता, डोमिनेंस। तो पावर और डोमिनेंस की धारणा है, क्योंकि सत्ता अंतर सामूहिक होती है, समूह समूह के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होती है। तो सत्ता जो संगठन में होती है उसमें जो व्यक्ति की हैसियत होती है उससे सत्ता संबंधित होती है। यानी कि उसकी जो संगठन के अंदर जो व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो पद होता है या जो उसकी हैसियत होती है या जो उसका स्टेटस होता है, उससे ये बात सत्ता जुड़ी हुई होती है। जबकि जो प्रभुता या डोमिनेंस है
वो कहीं पर व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, या कहीं पे उसका जो मनोवैज्ञानिक जो पक्ष है, वो भी कहीं न कहीं अपना प्रभुता को प्रभावशाली बनाता है समाज में, लोगों के बीच में। तो प्रभुता जो डोमिनेंस है, वो कहीं न कहीं इससे मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है और व्यक्तित्व पर भी आता है। वहीं सत्ता जो है वो पूरी तरीके से व्यक्ति के स्टेटस पर, उसकी हैसियत के आधार पर आती है। तो ये हालांकि दोनों चीजें जुड़ी हैं, जहाँ पे सत्ता होगी वहां प्रभुता होगी, लेकिन कोई ये भी बात है कि कहीं पर सत्ता तो होती है लेकिन हो सकता है प्रभुता ना हो। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सरकारी पद हैं, या इवन पुलिस की भी जो उसका अपनी एक प्रभाव होता है, लेकिन वहां पे हो सकता है उस व्यक्ति की प्रभुता ना हो। तो वहां पर प्रभुता व्यक्तित्व और मानव मनोवैज्ञानिक पक्ष से जुड़ी होती है। तो ये सारी धारणाएं हमारी सत्ता से जुड़ी थी, जो सत्ता को और इन धारणाओं से संबंधित हैं कहीं ना कहीं। तो अंततः एक संकल्पना के रूप में सत्ता स्थापित होने के लिए ये सारी धारणाओं को समझना आवश्यक है। सामाजिक संरचना का ये, क्योंकि सत्ता महत्वपूर्ण आधार है, और बर्स्टेड ने सामाजिक संकल्पना के रूप में सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की थी। अब हम इस विषय का दूसरा पक्ष जो है, सत्ता का सैद्धांतिक आधार, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पावर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर थियोरीज, विभिन्न थियोरिस्ट जो हैं, समाजशास्त्री हैं या विचारक हैं, जिनके आधार पर हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले विचारक हैं मैक्स वेबर। हम मैक्स वेबर की सिद्धांत के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये महान जर्मन समाजशास्त्री रहे। इन्होंने सत्ता को दो आधारों पर समझाने की बात की। इन्होंने कहा कि कुछ समाज जो होते हैं वो परंपरागत होते हैं, वही कुछ समाज जो होते हैं वो आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, या वैधानिक सत्ता होती है वहां पर, वैधानिक आधार पर उसमें वैधता होती है, वो लीगल होते हैं, रैशनल होते हैं। तो इस आधार पर सत्ता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो समूह हैं और जो सदस्य हैं, उनके जो आपसी संबंध होते हैं वो कैसे होंगे, ये सत्ता पर निर्भर करता है। तो सत्ता एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है लोगों के आपसी संबंधों के ऊपर भी, आपसी समूहों के संबंधों पर भी सत्ता एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जिसको कि वेबर ने कहा। वेबर ने एक बात और कही कि शक्ति व सत्ता एक दूसरे से वो उस दोनों को भिन्न मानते हैं, शक्ति को, पावर को और सत्ता को। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंशिएट किया है, दोनों को विभाजित किया है कि किस तरीके से शक्ति जो है वो व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध प्रभावित करने की एक क्षमता है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता भी स्थापित करता है। वहीं पर जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं पर वैधानिक सत्ता की बात आती है और परंपरागत सत्ता की बात आती है। तो परंपरागत सत्ता जो है ये एक परंपरा के आधार पर मिलती है, या कभी कभी ये विशेष आधारों के कारण भी स्थापित होती है, परंपरागत सत्ता स्थापित होती है। तो वेबर यहाँ पर परंपरागत सत्ता की बात करते हैं। दूसरी तरफ वैधानिक आधार पर, रैशनल लीगल तरीके से जो स्थापित सत्ता होती है उसकी बात करते हैं, और उसको वो उस सत्ता को वो एक अथॉरिटी के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं, जिसमें वैधता होती है। तो यहाँ पर सत्ता जो है वेबर के अनुसार एक संस्थागत रूप में होती है, एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से होती है, जिसके कि अपने नियम कानून होते हैं। इसके अलावा वेबर तीन तरीके की सत्ता को विभाजित करते हैं। वो कहते हैं, एक तो जो अभी हमने बात की कि परंपरागत है, जैसे कि नौकरशाही है, एक वैधानिक सत्ता है, और वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो ब्यूरोक्रेसी है या नौकरशाही है, जिसमें नियम कानून या वैधता होती है। वहीं पर परंपरागत सत्ता है, या जैसे कि पैतृक सत्ता हो गई, राजा की सत्ता हो गई, क्वीन एलिजाबेथ है, भूटान के किंग हैं, तो ये सारी जो सत्ता है ये सब परंपरागत सत्ता है। वहीं पर तीसरी प्रकार उन्होंने बताया चमत्कारिक सत्ता, करिश्मेटिक,
तो ये व्यक्तित्व या पर्सोना की वजह से होती है। और रेमंड एरन ने एग्जाम्पल दिया था लेनिन का रशिया में, जो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमेशा से रहा चमत्कारिक सत्ता का। तो वेबर ने इन सारी सिद्धांतों को इस रूप में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने सत्ता को स्थापित करने की बात की। अगले सिद्धांत जो हमारे थिंकर हैं, चिंतक हैं, वो हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये महान विचारक रहे और ये अपने वर्ग के सिद्धांत या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए सारी दुनिया में माने जाते रहे हैं। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने ये माना कि पूंजीपति वर्ग जो होता है उसमें एक बुर्जुआ वर्ग होता है या पूंजीपति वर्ग होता है पूंजीपति समाज में। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग होता है जो सर्वहारा होता है, यानी जो गरीब होता है। तो मार्क्स ने वर्ग के संदर्भ में बात की। दो तरीके के वर्ग हैं यहाँ पे, एक तो पूंजीपति है, वहीं दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग है। अब ये पूंजीपति वर्ग जो होता है ये बुर्जुआ वर्ग होता है, क्योंकि इसके पास पूंजी होती है, उत्पादन के साधन होते हैं, उन पर उनका नियंत्रण होता है। तो ये पावरफुल होते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं और ये शासन सत्ता सभी पर नियंत्रण रखते हैं। ये सैन्य ताकत पे भी नियंत्रण रखते हैं, सत्ता पे भी नियंत्रण रखते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर भी या विचारों पर भी नियंत्रण रखते हैं। ये कहीं ना कहीं पर शोषक की भूमिका निभाते हैं और ये क्योंकि पूंजी का इनके पास संबंध होता है और ये पूंजीपति होते हैं, उद्योगों पर इनका संबंध होता है, तो ये अमीर से अमीर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सर्वहारा वर्ग होता है ये शोषित वर्ग होता है। ये इनके पास संघर्ष के अलावा कुछ नहीं होता। और मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग जो है वो गरीब से गरीब होता जाता है, वहीं पर जो बुर्जुआ वर्ग है वो अमीर से अमीर होता जाता है। तो ये इन दोनों का संबंध कहीं ना कहीं शोषण से जुड़ा हुआ है और पूरी बात यहाँ पर सत्ता पे आती है कि सर्वहारा वर्ग भी उसी सत्ता के अंदर काम कर रहा होता है जहाँ पे कि जो पूंजीपति वर्ग है उस सत्ता पर काबिज होता है। इसी में आगे मार्क्स ने कहा कि क्योंकि इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होगा और संघर्ष के बाद एक पूंजीवाद का अंत होगा, समाजवाद आएगा, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। और इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने सत्ता को वर्ग के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया अपने सिद्धांत में। अगला जो हमारे सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट माइकल ने दिया। इनका जो ये समाजशास्त्री हैं, विचारक हैं, इन्होंने कुलीन तंत्र के कठोर नियम के अनुसार से के आधार पर इसको समझाने का प्रयत्न किया है सत्ता को। और इसमें उन्होंने कहा कि जो मानव है उसका नेचर ही है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े और सत्ता को प्राप्त करने की उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश बनी रहती है, उसका झुकाव सत्ता की तरफ होता है। तो यहाँ पर माइकल्स ने कहा कि जो संगठन होते हैं वो एक तो लोकतंत्री होते हैं और दूसरे कुलीन शासन होते हैं। कुलीन यानी इलीट, यानी कि वो किसी ना किसी रूप से समाज में के कुछ सदस्य जो हमेशा से कुछ विशिष्ट गुणों के कारण या कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के कारण विशिष्ट माने जाते हैं, इलीट होते हैं। तो माइकल्स ने दो तरीके की बात की, एक तो लोकतंत्रीय संगठन की और वही दूसरी तरफ कुलीन शासन की बात की है। यहाँ पर इन्होंने इस कुलीन तंत्र में कहा कि जो कुलीन तंत्र है उसके पास शक्ति होती है, पावर होती है। वही लोकतंत्र जो है वो नियमों कानूनों के तहत होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। लेकिन जो कुलीन तंत्र है वो इस लोकतंत्र में भी अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है। हालांकि कुलीन तंत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावकारी और दमनकारी होता है। माइकल्स जो कहते हैं कि लोकतंत्र कुलीन तंत्र को बढ़ने से कुलीन तंत्र को बढ़ने से रोकता है।
कुलीन तंत्र जो है वो लोकतंत्रीय संगठन में अपनी जगह बना लेता है। तो हम सभी देखते हैं अपने राजनीतिक स्फेयर में या किसी भी समाज के हिस्से में हम देख सकते हैं कि जो कुछ कुलीन लोग होते हैं वो हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे, और वो हमेशा सत्ताशाली होने की कोशिश करते हैं। तो माइकल्स यहाँ पर कुलीन तंत्र के नियम को बताते हुए सत्ता और सत्ता की जो पहुंच है या सत्ता की शक्ति है उसको बताने की कोशिश करते हैं। अगले जो विचारक हैं वो हैं स्टीवन लुकास। स्टीवन लुकास ने अपनी किताब जो है द पावर रेडिकल व्यू, इसमें उन्होंने सत्ता का संबंध, सत्ता के विभिन्न आयामों को, डायमेंशंस को बताया है। इसमें उन्होंने 3 तरीके की फोर्सेस को, प्रभावों को बताया है कि सत्ता जो है कैसे अपना प्रभाव डालती है। तो पहली बात उन्होंने कही है निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यादातर राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं वहां पे निर्णय की स्थितियां आती हैं। हम गवर्नमेंट को देख सकते हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं। तो ऐसी जगहों पर डिसीजन मेकिंग में, निर्णय की स्थिति में प्रभाव डालती हैं कुछ सत्ता। वहीं कुछ सत्ता जो होते हैं गैर निर्णय सत्ता होती हैं। ये या शक्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बहस करती हैं, एजेंडा तय करती हैं और इनके द्वारा ये वर्तमान और भविष्य के बारे में स्थितियों को क्लियर करती हैं। तो ये पूरी तरह से निर्णय नहीं लेती हैं, लेकिन ये बहस करके उस निर्णय तक पहुंचने का प्रयत्न करती या करवाती हैं। तीसरा प्रकार इन्होंने, लुकास ने कहा कि आइडियोलॉजिकल या वैचारिक सत्ता है। हम देखते हैं कि वैचारिक सत्ता कहाँ देखने को मिलती है, जैसे परंपरागत समाजों में, पितृसत्तात्मक समाज में, या जहाँ पे बुजुर्ग हैं हम उनकी सत्ता को या उनके विचारों को मानते हैं, तो ये सब वहां पे देखने को मिलती है। तो लुकास ने ये तीसरा प्रकार जो है आइडियोलॉजिकल या फिर वैचारिक सत्ता की बात की है। तो सत्ता को सामाजिक संरचना के संदर्भ में लुकास ने समझाने की कोशिश की। अगले हमारे जो थिंकर हैं, समाजशास्त्री हैं, वो है एंथनी गिडन्स। इन्होंने पावर द डायलेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एंड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नामक अपनी पुस्तक है, उसमें अपने विचारों को व्यक्त किया सत्ता के संदर्भ में, और इन्होंने निर्भरता और प्रभुता के रूप में सत्ता को समझाने की कोशिश की। निर्भरता यानी डिपेंडेंसी और प्रभुता यानी डोमिनेंस, इन दोनों अवधारणाओं को लेकर के सत्ता को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सत्ता की जड़ें हैं वो हमेशा प्रभुता यानी डोमिनेंस में होती है, और हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं सत्ता में डोमिनेंस देखने को मिलती है, प्रभुता देखने को मिलती है। यहाँ पे उन्होंने 2 प्रकार के प्रभाव या भाव बताए हैं। एक तो उन्होंने विस्तृत भाव बताए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीमित भाव बताए। एक विस्तृत भाव यानी कि जो ब्रॉडर रेंज में है, जिसमें कि मानव जो है या व्यक्ति जो है या उसका जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो स्थितियों में परिवर्तन ला सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है और वो घटना के क्रम में भी परिवर्तन ले आता है। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति है वो करता है और वो किसी रूप में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकता है। वहीं जब हम सीमित भाव की बात करते हैं तो सीमित भाव, क्योंकि ये एक सापेक्षिक कंपैरेटिव तरीके से हम बात कर रहे हैं इसमें, तो ये एक योग्यता है जो कि परिणामों को प्रभावित करती, किसी भी स्थिति के जो परिणाम होते हैं उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निर्भरता की स्थिति है, जो करता है वो किसी अन्य पर परिणामों के लिए निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जब निर्भरता की बात आ रही है तो ये थोड़ा उसका दायरा थोड़ा सीमित हो गया। वहीं वहां पर जो विस्तृत भाव है वो व्यक्ति ही पूरा परिवर्तन ले आता है। तो यहाँ पे एक तो बात महत्वपूर्ण है कि कर्ता के होने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ एंथोनी गिडन्स सत्ता को समझाने के लिए निर्भरता और प्रभुता की बात करते हैं। तो अगले जो हमारे थिंकर हैं माइकल फूको, इन्होंने भी सत्ता और प्रभुता को ही बात को लेकर के अपनी बातों को कहा है। उसमें उन्होंने आधुनिक और शास्त्रीय यानी क्लासिकल
सत्ता के बारे में बात की और इन्होंने अपनी विषय को, अपनी बात को द सब्जेक्ट एंड पावर जैसी पुस्तक में इस विषय को बताया है। उन्होंने अधीनता और पराधीनता के संदर्भ में सत्ता को समझाने का प्रयत्न किया। अगला जो थिंकर है हमारे परेटो हैं। परेटो की पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने कुलीन तंत्र का परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन ऑफ इलीट का जो सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर उन्होंने सत्ता को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे उन्होंने कुलीन तंत्र हम पहले भी समझ चुके हैं। ये एक उच्च वर्ग होता है किसी भी समाज में, जो कि किसी विशिष्टता के कारण अपनी श्रेष्ठता को दर्शाता है और अन्य व्यक्ति भी उस श्रेष्ठता को पूरी तरीके से मानते हैं। तो परेटो यहाँ पर दो तरीके के सत्ता या तंत्र को की बात करते हैं। एक तो गैर कुलीन लोग होते हैं, वहीं पर नॉन इलीट लोग होते हैं, वहीं पर कुलीन या इलीट लोग होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जो उच्च वर्ग के होते हैं या उनमें कुछ विशिष्टता होती है। यहाँ पर कुलीन को भी उन्होंने आगे बताया है कि कुछ कुलीन जो होते हैं वो शासकीय होते हैं, यानी शासन और सत्ता पर काबिज होते हैं, वही कुछ जो होते हैं वो गैर शासकीय होते हैं। तो यहाँ पर परेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो समाज में होता है और ये समाज में कुछ लोग कुलीन हैं, कुछ गैर कुलीन हैं। और यहाँ पे एक चीज ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुलीन जो है कुछ समय के बाद गैर कुलीन में भी बदल सकते हैं और वही गैर कुलीन जो है वो इलीट बन सकते हैं या कुलीन हो सकते हैं और वो भी सत्ता के निकट पहुंच सकते हैं या सत्ता को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये परिभ्रमण या एक वो सर्कुलेशन होता रहता है कुलीन और गैर कुलीन के बीच में। और ये जो गैर कुलीन है ये शासित होते हैं, लेकिन ये शासक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। जब कुलीन जो है वो शासक होते हैं और ये जो है प्रभावशाली होते हैं, ये शासक होते हैं और ये ज्यादातर राजनीतिक कार्य करते हैं। इनमें सत्ता पर एकाधिकार जमाने की टेंडेंसी होती है या ये एकाधिकार रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। ये लाभ प्राप्त करते हैं, ये तानाशाह भी हो सकते हैं और हिंसक भी हो सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स इन कुलीन तंत्र के या जो कुलीन हैं व्यक्ति उनके अंदर होते हैं और ये सत्ता पर काबिज रहते हैं, सत्ता को चलाते हैं, सत्ता को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो परेटो ने कुलीन तंत्र का जो सिद्धांत था उसको, कुलीन तंत्र का जो परिभ्रमण की बात की थी, उसको लेकर उन्होंने सत्ता को समझाने का प्रयास किया। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने समाज में देख सकते हैं। कोई पढ़ लिख करके गरीब घर का व्यक्ति जो है वो उच्च पदों पर स्थापित हो जाता है और इस तरीके से वो गैर कुलीन से कुलीन स्थिति में आ जाता है। और वहीं कई लोग होते हैं जो कुलीन स्थिति में और वो सत्ता से दूर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये विभिन्न थिंकर्स ने, समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधारों पर इस विषय को समझाने की कोशिश की है। अगला विषय जो है वो है उन्होंने बताया है सामर्थ्यवान कुलीन और वीटो समूह का। तो ये उन्होंने दो इनके आधार पर भी हम सत्ता को समझ सकते हैं। यहाँ पर सामर्थ्यवान कुलीन का मतलब, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सी राइट मिल ने दिया था अपनी पुस्तक सत्ताशाली कुलीन का कॉन्सेप्ट जो था सी राइट मिल ने दिया था अपनी पुस्तक द पावर इलीट में। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात की है पावर इलीट की या सामर्थ्यवान कुलीन की, उसमें उन्होंने कहा कि जो इसको उन्होंने असल में अमेरिका का अध्ययन किया और अमेरिका में जो सामर्थ्यवान कुलीन थे उनका अध्ययन करके इस संकल्पना को लेकर के आए और उन्होंने कहा जो सामर्थ्यवान हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो सत्ता में हमेशा जुड़े रहते हैं। वहीं डेविड रिजमैन है, उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, उसके लिए उन्होंने वीटो समूह की बात की। यहाँ पे वीटो समूह का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने रिजमैन ने दिया, उन्होंने कहा कि ये हित समूह होते हैं
ये पूरी दुनिया की भी बात करें तो हमारे पूरी दुनिया की जो राजनीति है या एक पावर स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ समूह, कुछ देश आपस में मिलकर के वीटो समूह बना लेते हैं और वो अपने हित की रक्षा के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए एक समूह बना करके एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं और जो उसको सत्ता को प्रभावित करते हैं या सत्ता पर काबिज रहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की द पावर एलीट, जो कि सी राइट मिल ने दिया था, और वहीं डेविड रिजमान ने जो हमें वीटो समूह की बात की है। अब हम बात करते हैं कुछ स्थानीय समुदायों में सत्ता की बात करते हैं। तो स्थानीय समुदायों में जब हम सत्ता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्थानीय समुदाय जो है उनमें भी हम जो सत्ता है उसको देख सकते हैं। छोटे छोटे गुट होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी अपनी सत्ता को स्थापित करें, और ये छोटे छोटे गुट आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा गुट बना लेते हैं और वो स्थानीय समुदायों को प्रभावित करते हैं और उनके वहाँ की सत्ता में अपना योगदान देते हैं। इसको बताने के लिए कुछ समाज मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे डेल्बर्ट मिलर हैं या फिर रॉबर्ट डहेल हैं। इन्होंने भी स्थानीय समुदायों के संदर्भ में सत्ता की बात की है। तो एक बार हम सभी थिंकर्स को एक बार दोबारा से समझ लें कि कैसे वेबर हैं, मार्क्स हैं, गिडन्स हैं, फूको हैं, लुकास हैं, माइकल्स हैं, परेटो हैं, उसके अलावा बाकी जो डेल्बर्ट हैं, रॉबर्ट डेल हैं, रिजमान हैं, इन सभी ने सी राइट मिल हैं, इन सभी ने सत्ता को समझाने का विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न किया और सत्ता को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर सत्ता को हमने दो आधारों पर समझने की कोशिश की, एक तो संकल्पना कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, वहीं दूसरी तरफ सैद्धांतिक आधार पर। तो संकल्पनात्मक आधार पर एक बारी हम उसको दोबारा रिवाइज कर लें और अंत में हम थ्योरी के साथ जोड़ करके हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अभी 10 मिनट का टाइम भी है, 15 मिनट का, तो हम इसको दोबारा से एक बारी ले लेते हैं। तो सत्ता का क्योंकि सैद्धांतिक आधार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहीं से हम शुरू करेंगे। हम समाज की बात करेंगे। समाज में संबंध होते हैं और संबंध जो होते हैं वो अंतःक्रियाओं के द्वारा होते हैं और उसको एक दूसरे पर प्रभाव डालने की बात होती है। ये प्रभावित करने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है या कैपेसिटी है या पोटेंशियल है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर, एक व्यक्ति का समूह या समाज पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, उनके और वो भी अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार। तो इसको करने की ये जो क्षमता है, ये पोटेंशियल है, यही सत्ता है, यही जो है पावर है। यहाँ पर जो क्योंकि ये विभिन्न समाजों में हम देख सकते हैं, हर समाज में सत्ता की स्थिति को हम देख सकते हैं। सत्ता जो है हम अपने आस पड़ोस में कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर हम ले सकते हैं कि हम सत्ता परिवारों में देख सकते हैं, पितृसत्तात्मक के आधार पर। कई बार हम पास पड़ोस में भी देखते हैं कि कुछ लोग जो है अपनी सोसाइटीज जो होती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने पावर को दिखाने के लिए सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वो विभिन्न कार्य करते हैं जिससे कि वो सत्ता में बने रहें, अपने प्रभाव को दूसरे लोगों पे प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि कई बार लोगों के व्यवहारों को भी नियंत्रित करते हैं, वो चाहे डरा के, चाहे बल के द्वारा, चाहे अपनी बात को वैधानिक रूप से कन्विंस करके। तो ये सारी चीजें हम अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। फिर हम वो सब समाज में ही आता है। यही चीज हम विभिन्न राज्यों के बीच में या राज्य के अंतर्गत देख सकते हैं कि ये जो संबंध है वो सत्ता पर आधारित होते, विभिन्न पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं जिनमें आपस में सत्ता को प्रभावित करने की क्षमता हमें अक्सर देखने को मिलती है। जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं वहाँ देख सकते हैं, फिल्मों में भी हम देख सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, एक कोई ऑफिस है उसके अंदर हम ये स्थितियां देख सकते हैं कि हम
देखते हैं कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो अधिकारों के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत प्रभावशाली हैं, वो अपने प्रभाव को किस तरीके से अन्य लोगों पर स्थापित करते हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं पर हम डोमिनेंस को भी देख सकते हैं, कहीं पर हम प्रतिष्ठा को भी देखते हैं। तो बहुत सारी अन्य धारणाएँ जो सत्ता से जुड़ी हैं, वो सभी हम इसमें देख पाते हैं। यही चीज़ अब हम ऊपर के लेवल पे जाएँ तो हम पूरे राष्ट्र के संदर्भ में देखते हैं कि विभिन्न राज्यों के बीच में एक सत्ता की स्थिति होती है, और कई बार कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये सत्ता की जो बात आती है वो उसमें ये एक बहुत एग्ज़ाम्पल है, और राजनीतिक संदर्भ में हम इसकी बात कर सकते हैं राष्ट्र के अंतर्गत। वहीं हम जब वर्ल्ड वाइड उसकी बात करते हैं पूरी दुनिया के संदर्भ में, तो बहुत समय से ये प्रभावशाली जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, रहा हो, तो ये सभी अपने को अपना प्रभाव हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में प्रभावित करके रखें। और इस वक्त भी कहीं न कहीं सत्ता की ही लड़ाई है जो हम आज रशिया और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं, या इज़राइल और फ़लस्तीन में देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये सत्ता का ही कहीं न कहीं संदर्भ है, और सत्ता को बनाए रखना एक मनुष्य का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो कि मनुष्य से, एक व्यक्ति से शुरू होता है, वो व्यक्ति पर जाता है, व्यक्ति समूह पर जाता है, और पूरे समाज और राष्ट्र पर हम देखने को पाते हैं। सत्ता जो है वो क्योंकि ये योग्यता और क्षमता है, तो कहीं न कहीं ये शारीरिक बल की भी बात हो सकती है। लोगों के अपने अनुभव और विशेषता की बात होती है। ये सारे गुण और लक्षण इसमें व्यक्ति के, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के, ड्राइव करके ही ये सत्ता का जो है वो एक जो बना है, कॉन्सेप्ट या अवधारणा विकसित हुई है। आगे हम इसको थोड़ा-सा और दोबारा से हम समझने की कोशिश करें, तो क्योंकि अधीनता की बात सत्ता से जुड़ी है और अधिकार की बात जुड़ी है। तो अधिकार और अधीनता यानी वो व्यक्ति जो प्रभावित कर रहा है, जो सत्ता में है या जिसके पास सत्ता है, वो आदेशात्मक स्थिति में है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अधीन है, वो आज्ञा का पालन करता है। तो इस तरीके के संबंध समाज में सत्ता के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अधीन है वो व्यक्ति कहीं न कहीं सबऑर्डिनेशन में है, वो नीचे की स्थिति में होता है, और जो सत्ता पर काबिज़ है, जिसके पास अधिकार हैं, वो चाहे लीगल हो, चाहे अन्य किसी कारण से हो, उसके शारीरिक बल के कारण हो, या उसके प्रतिष्ठा के कारण हो, या उसकी पूँजी के कारण हो, तो ये वो अपनी वो सुपर ऑर्डिनेशन में होता है, वो कहीं न कहीं उच्च स्थिति में भी होता है। सत्ता की संकल्पना में हमने बात की थी दंड की, तो अब मैं एक तरीके से इसको दोबारा पूरा लेती चल रही हूँ। तो दंड जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है जब सत्ता को माना नहीं जाता है, और क्योंकि सत्ता के पास अधिकार भी होते हैं, तो वहाँ पर जो अगर आदेश का पालन नहीं होता है, व्यक्ति कार्य करने को तैयार नहीं होता है, मजबूरी में भी वो मानता है, कई बार मानता भी है, और जब नहीं मानता है तो वहाँ पर ये जो दंड की स्थिति है वो आ जाती है। और दंड एक सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, और वो भी कहीं न कहीं कभी वैधानिक होता है, कहीं पर वो वैधानिक नहीं भी होता है, दमनकारी भी होता है। हमने बात की थी साधनों की, जो उत्पादन के साधन हैं या पूंजी की बात है, तो मार्क्स ने भी इस बात को कहा। तो जो साधन हैं जिन पर इनका नियंत्रण होता है, वो उनके पास सत्ता होती है। हम सभी देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वो कहीं न कहीं सत्ता को प्रभावित करते हैं, या जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो सत्ता को प्रभावित करते हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, उद्योगपति हैं, ये प्रभावित करते हैं, या जिसके पास पूंजी है। तो ये जिनके पास भी उत्पादन के साधन हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, वो सत्ता को प्रभावित करते हैं। या इसके साथ जो बड़े पदों पर हैं, वो भी, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हो, राजनीतिक सिस्टम में हो, या ब्यूरोक्रेसी में हो,
या उनका किसी न किसी रूप में समाज में बहुत उच्च स्थान है, तो वो भी समाज को या सत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लुई कोजर ने जैसी बात की थी कि विरोध या इच्छा न होने पर भी ये सत्ता को थोप दिया जाता है, तो वो भी एक बात सत्ता से जुड़ी है। और वहाँ पे प्रभुत्व या डोमिनेंस की बात आती है, तो डोमिनेंस किसी भी कारण से हो सकता है, कोई डरा के कर सकता है, कोई प्रभावित करके कर सकता है। न इच्छा होने पर भी व्यक्ति बातों को मानता है, करता है, तो ये भी एक सत्ता का कारण है। फिर है जैसे बात की गई थी कि वेबर ने कहा है परंपरागत समाज, वहीं वैध समाज, और तीसरी उन्होंने सत्ता की बात की थी करिश्मेटिक या फिर चमत्कारी सत्ता की बात की थी। तो इसको हम डिटेल में वेबर की सिद्धांत के आधार पर हम समझ चुके हैं। और ये भी क्योंकि सत्ता को, समाज को, शासन को प्रभावित करते हैं, लोगों को और उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये सभी सत्ता से जुड़ी ही बातें हैं। एक बात कही गई थी संसाधनों में असमानता, तो अगर संसाधन समान होंगे तो कहीं सत्ता की बात ही नहीं आएगी, हर कोई बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि संसाधनों में असमानता होती है, कहीं पूंजी की बात है, कहीं अन्य संसाधन जो हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वहां पर ही सत्ता की बात आती है। और ये असमानता ही सत्ता को जन्म देती है। जो जिसके पास संसाधन नहीं होते हैं वो आज्ञा का पालन करता है, और वो चाहे डर से करे, निष्ठा से करे या किसी लाभ को सोच करके करे। जनरली हम देखते हैं समाज में कि बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, नहीं भी महिलाएं अपने परिवारों में नहीं मानती हैं कि वो पितृसत्तात्मक समाज को नहीं माने, लेकिन वो परिवार को चलाने के लिए कई बार उन बातों को चुपचाप मानती रहती हैं। तो ऐसी तरीके के आज्ञा पालन को भी इसी में रखा गया कि वो कहीं ना कहीं सत्ता की संकल्पना से जुड़ी हैं, और वहाँ पे हम आज्ञा पालन की स्थितियां हैं, और वो संसाधन से ही बात जुड़ी हुई है। क्योंकि अभी समय है तो मैं कुछ चीज़ें और इनको एक्सप्लेन करती चलती हूँ कि सत्ता जो है, और कुछ जो हमने शुरुआत में धारणाओं की बात की थी, तो हमने बात की थी अधिकारों की। तो अधिकार जो होते हैं वो कुछ नियम कानून होते हैं, जो अधिकार जिसके द्वारा व्यक्ति को, जो कि सत्ता पर है या सत्ता काबिज करना चाहता है, अन्य व्यक्ति को प्रभावित करना चाहता है या समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसमें जब वैधता आ जाती है, जब नियम कानून आ जाते हैं, तार्किकता आ जाती है, तो वहाँ पर व्यक्ति को स्वेच्छा से उस आज्ञा को पालन करना होता है। वहाँ पर जो आज्ञा दे रहा है, जो सत्ता में है, उसके कुछ अधिकार आ जाते हैं। ये जनरली किसी भी औपचारिक संगठन, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। अगर एक कॉलेज है तो उसका जो प्रिंसिपल है उसके पास वो सब अधिकार हैं, वो राइट्स हैं, वो अन्य लोगों को जो उसके सबऑर्डिनेशन में है उनको वो आदेश दे सकता है, और बाकी को उनका आदेश का पालन करना है। तो ये आदेश का पालन क्योंकि वैधता से होता है, तार्किकता से होता है, तो उसको ना चाहते हुए भी व्यक्ति मानता है। सत्ता और प्रतिष्ठा की भी बात की गई, तो प्रतिष्ठा सत्ता से पूरी तरीके से जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही सत्ता के पास होगा। कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है, वो सत्ता जो है प्रतिष्ठा का एक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। सत्ता एक सोर्स के रूप में है, एक स्रोत के रूप में हो जाता है। जो जिस पद पर होता है, अगर वो उच्च पद पे है या जिस भी पद पे है, वो बाकी लोगों के लिए एक स्रोत का कार्य करता है। प्रतिष्ठा के उस प्रतिष्ठा के साथ वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सत्ता के साथ जुड़ा है, तो उसके साथ प्रतिष्ठा जुड़ी है, और हर कोई उस नजर से ही उस व्यक्ति को देखता है। जितना अधिक प्रतिष्ठा होगी, उतना ही वो व्यक्ति सत्ताशाली होगा। यानी प्रतिष्ठा, जनरली हमने देखा होगा कि कोई बहुत नामी गिरामी व्यक्ति है, तो उसको कह दिया जाता है कि आप हमारे अलग अलग लोग अपने अपने चाहे विभाग हो, चाहे अपने संगठन हो, उसमें उनको बुलाते हैं और वहां पर उनकी
प्रतिष्ठा के अनुसार उनको उनको सम्मान देते हैं और उनके उनके आदेशों का पालन भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रतिष्ठा और सत्ता जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर सत्ता क्योंकि औपचारिक संगठन में होती है, अंतर समूहों के बीच में होती है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। सत्ता के साथ मैं ऑलरेडी ये बातें कर चुकी हूँ, तो सत्ता के साथ प्रभाव जुड़ा है, और क्योंकि प्रभाव या प्रभावित करने की क्षमता ही सत्ता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो ये सत्ता जो है वो उसमें आज्ञा पालन, आज्ञा देने का, आदेश देने का, अपने को अधीन रखने का, या अपने लक्षित उद्देश्यों को पूरा करने का, या लक्षित नियंत्रण समाज पे, समूहों पे रखने का एक काम करती है सत्ता। और अगर नहीं मिलता है, नहीं व्यक्ति मानता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वो दंडों का भी प्रावधान है इसमें, और दंडात्मक विधियां भी इसमें प्रयोग की जाती हैं, सैंक्शंस का भी इसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे हम सत्ता की बात करते हैं, तो सत्ता में लोगों का विश्वास कैसे होता है? तो ये विश्वास या तो दंड के कारण होता है, अगर हम नहीं मानते हैं सत्ता को तो ये होता है कि हमें दंड मिलेगा, इसलिए हम सत्ता को मानते रहते हैं। वहीं उसके प्रभाव में जो प्रभाव होता है वो अपने आप में उसमें वो सिर्फ प्रभाव विश्वास के आधार पर ही माना जाता है। अगली बात हम करेंगे कि प्रभुता की हम कई थिंकर्स ने भी प्रभुता की बात की है, डोमिनेंस की बात की है। तो हम डोमिनेंस को चाहे वो प्रतिष्ठा के आधार पर देखते हैं, पावर के आधार पर देखते हैं, शक्ति के आधार पर हम देखते हैं कि ये प्रभाव व्यक्ति का समाज पर होता है, और उसमें अगर वो कानून भी जुड़ जाते हैं, उसमें अगर जो वैधानिक चीज़ें हैं वो भी जुड़ जाती हैं, व्यक्ति की अपनी स्थिति भी जुड़ जाती है, उसकी स्टेटस या हैसियत भी जुड़ जाती है, तो वो और अधिक प्रभावी सत्ताशाली व्यक्ति बन जाता है। हालांकि प्रभाव अपने आप में उतना प्रभाव अपने आप में एक अलग चीज है। प्रभाव जो है वो व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है, उसके पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व का होता है, उसके वो किस तरीके से सामने वाले को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रभावित कर लेता है, ये महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। तो इस तरीके से सत्ता जो है उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित किया गया, एक अवधारणा के रूप में लाया गया, क्योंकि वो एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, पक्ष है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस पर एक बहुत अधिक ध्यान दिया और इसको समझाने की कोशिश की, और समाजशास्त्र में इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं तो सत्ता वहाँ पे एक महत्वपूर्ण संबंधों की तरह से है, एक अंतःक्रिया करती है व्यक्ति व्यक्ति और व्यक्ति समूह में, पूरा उसको प्रभावित करती है। तो इसलिए उसको समझना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, अंततः हम बात करेंगे जो थियरीज हमने समझी, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं, चाहे वो वेबर ने बताया हो, मार्क्स ने बताया हो, गिडन्स ने बताया हो, फूको ने बताया हो, या माइकल्स ने, परेटो ने, सभी ने जो भी हमें सिद्धांत बताए हैं, उनके आधार पर हम अंततः ये समझते हैं कि सत्ता के कई आयाम हैं, बहुत सारे विभिन्न डायमेंशंस हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। हालांकि समाजशास्त्रियों ने सत्ता की जो संकल्पना है उसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो किया है वो प्रभुता के रूप में अधिक किया है, उसको डोमिनेंस के रूप में अधिक किया है। लगभग सभी जितने भी समाजशास्त्री हैं वो इसको प्रभुता के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न करते हैं, डोमिनेंस के रूप में समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये डोमिनेंस जो है, प्रभुता कहीं ना कहीं पे प्रभाव का दमनकारी होती है, प्रभाव तो है ही है उसका, ये दमनकारी होती है, कहीं पर इसमें
उत्पीड़न का भी बल होता है, यानी ये शोषण भी करता है समाज में। जब सत्ता किसी के हाथ में होती है, पावर किसी के हाथ में होती है, तो वो कोशिश करता है कि पूरे समाज को वो प्रभावित करे, और कहीं पर नहीं मानने की स्थिति होती है तो वो थोड़ा डरा के भी रखता है। तो वहाँ पर वो एक उत्पीड़क बल भी उसमें होता है, और साथ ही सत्ता के योग्य भी अपने आप को वो सत्ता के योग भी बनाए रखने के लिए हमेशा रहता है। तो डोमिनेंस के लिए वो अपने को डोमिनेंस इसलिए रखता है ताकि उसकी सत्ता हमेशा बनी रहे। तो सत्ता कुलीन व स्थानीय समुदाय दोनों के पास हमने देखी, ये हमें थिंकर्स ने बताया कि इलिट्स तो हमेशा रखते ही हैं, लेकिन वहीं वहीं कहीं पे हम ये भी देखते हैं कि जो समुदाय हैं वो भी अपने को सत्ता में काबिज रखने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो अपने गुटों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा सत्ता समाज के सभी संबंधों में हमें समाहित दिखती है या नियमित होती है। और इसीलिए समाजशास्त्रियों ने इस विषय पर अपनी गहरी रुचि व्यक्त की है। समाजशास्त्र में इस विषय को पढ़ा जा रहा है, पढ़ने की आवश्यकता है। हम समाज के जो जितने भी अन्य कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं या इससे उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त में हमें सत्ता को समझने की बहुत ही आवश्यकता है। चाहे हम वो राजनीतिक पक्ष को समझ रहे हों, चाहे औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को हम समझने की कोशिश कर रहे हों, या फिर हम किसी भी औपचारिक संगठन को या औपचारिक संस्था को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर हमें सत्ता को समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए समाजशास्त्रियों ने इसको अध्ययन करने की कोशिश की। तो अंततः हम समझ सकते हैं कि सत्ता जो है वो हमने अभी आज कोशिश की इस बात को समझने की कि सत्ता का एक संकल्पनात्मक रूप क्या था, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसे हुआ, वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में कैसे स्थापित हुई। वहीं दूसरी तरफ उसको उसके जो सैद्धांतिक आधार है, जो विभिन्न शास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित करके बताया है, उसको हमने समझने की कोशिश की है। सत्ता जो है वो उसका समाजशास्त्र में क्या महत्व है इस कॉन्सेप्ट का, उसको हमने समझने की कोशिश की है, और इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं विभिन्न विषयों के द्वारा समझने में। वहाँ पे हम इसको कैसे समझें, इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का लगभग ये विषय मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सत्ता का संकल्पनात्मक व सैद्धांतिक जो मुद्दे हैं उसको समझने की और समझाने की मैंने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसको विभिन्न जो किताबें हैं, चाहे वो वेबर की हो, मार्क्स की हो, परेटो की हो, उनके सिद्धांत जिन किताबों में दिए गए हैं, हमको उनको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर किताबें मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, जैसे कि सी राइट मिल की पावर एलीट की किताब है, या फिर जो समाजशास्त्री हैं जैसे कि डेल्बर्ट मिलर हैं, रॉबर्ट डेल हैं, इन सभी की किताबें हैं। तो इनको हम समझ सकते हैं और इनके आधार पर हम सत्ता को डिटेल में समझने की कोशिश कर सकते हैं, और उनके आधार पर हम औपचारिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को, ब्यूरोक्रेसी को, या आपसी जितनी भी संबंध हैं जहाँ पे सत्ता की बात आती है, प्रभुता की बात आती है, उसको हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो मैं इसकी के साथ लगभग समय पूरा होने को है, शायद 2 मिनट बचे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे सी राइट मिल ने जो सत्ता को अमेरिका की जो स्टडी की थी, वहाँ के कुलीन तंत्र की जो स्टडी की थी, उसके आधार पर बताने की कोशिश की। इसके अलावा वेबर ने, क्योंकि उन्होंने दुनिया के विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था
और उसमें भी उन्होंने पूंजीवादी समय की अध्ययन किया और उसमें उन्होंने शक्ति और सत्ता के संबंधों को बताने का प्रयास किया। और जैसा कि हम जानते हैं परंपरागत और वैधानिक समाज जो है, जिस भी कारण से दोनों में अंतर है, नियमों के आधार पर जो अंतर है, उसको लेकर के उन्होंने सत्ता को समझाया है। तो फाइनली मैं दोबारा एक बार इस विषय का संकल्पनात्मक रूप से सत्ता क्या है, सैद्धांतिक आधार पर क्या है, ये लगभग पूरा इसको आप समझ सकते हैं इस लेक्चर के द्वारा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप सभी को क्लियर हो जाए और किताबों को और रेफरेंस बुक्स को समझने की और आवश्यकता है। धन्यवाद।